बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस कौन से प्रोसेस को कहते हैं। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि कहाँ कहाँ अकर होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की ऑकरेंस की बात करें तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में, एल्गे में और कुछ बैक्टीरिया में। स्टूडेंट, इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस किस लिए यूज होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे। सन से जो उसने लाइट एनर्जी हासिल की है, सन से लाइट एनर्जी को हासिल करने के बाद वो उसको किस में कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। स्टूडेंट, अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो केमिकल एनर्जी की भी तो डिफरेंट फॉर्म होंगी। तो वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज मीन शुगर एंड ऑक्सीजन में। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लोकेशन, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होता है। स्टूडेंट, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां अकर होता है। स्पेशली अगर हम बताएं कि लीफ सेल्स, लीफ के जो सेल्स होते हैं उनमें अकर होता है। लीफ के सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये वहां पे अकर होता है। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में अकर होता है। प्लांट्स में होता है, एल्गे में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। स्टूडेंट, इसका फंक्शन ये होता है कि सन से सनलाइट एनर्जी को हासिल करने के बाद वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में करता है और ऑक्सीजन में करता है। आप ग्लूकोज की जगह शुगर भी लिख सकते हैं, इस वजह से आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज की जगह शुगर क्यों लिखा हुआ है, बल्कि ग्लूकोज शुगर ही होता है। यार, इज अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लोकेशन की बात की जाए तो जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है, स्पेशली लीफ के जो सेल्स होते हैं उनमें। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो स्टूडेंट, जो सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि लिविंग सेल्स में होता है, तकरीबन तमाम लिविंग सेल्स में होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन से स्टूडेंट में? प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कौन कौन से सेल्स में होता है? लिविंग सेल्स में होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी ब्रेकडाउन होती है, और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या बनता है? एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, इस एनर्जी के प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होगी? इस एनर्जी के प्रोडक्शन की फॉर्म एटीपी होगी। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जिस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के नतीजे में एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि सेलुलर रेस्पिरेशन अक्कर कहाँ होती है। स्टूडेंट, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो सेल्स जो होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ अक्कर होती है? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जबकि स्टूडेंट, जो ग्लूकोज और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो टूटते हैं और टूट के क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ग्लूकोज और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट के क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि तकरीबन तमाम लिविंग सेल्स में होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, ग्लूकोज की और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनके ब्रेकडाउन के नतीजे में एक एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और उस एनर्जी की प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होती है? वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? तो वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात देखें तो स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है। कहाँ होती है?
सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है, जबकि ग्लूकोज और जो कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टूट के एनर्जी रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के इनपुट मटेरियल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है लाइट एनर्जी। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो कि क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है स्टूडेंट, सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। स्टूडेंट, क्लोरोफिल होता क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है। कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्लोरोफिल बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट की मौजूदगी में होगा। कौन सी लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। और जब तक क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो तब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला जो इनपुट मटेरियल आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लाइट एनर्जी लिखेंगे। कि फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट होता है, जब क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा इनपुट मटेरियल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कैसे लिया जाता है? स्टूडेंट, लीव्स की सरफेस जो होती है, लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। वाटर का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, वाटर इनपुट मटेरियल होता है। और वाटर लिया कैसे जाता है स्टूडेंट, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो प्लांट की जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के थ्रू वाटर को अपने अंदर लेती हैं, वाटर को अपने अंदर खींचती हैं। इनपुट मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला मटेरियल कौन सा है स्टूडेंट, लाइट एनर्जी। सेकंड मटेरियल कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड मटेरियल कौन सा है, वाटर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के इनपुट मटेरियल की। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में पहला इनपुट मटेरियल हमारे पास ग्लूकोज है। स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फ्यूल कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। और स्टूडेंट, ये हमें मिलता कहाँ से है? अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज इंपॉर्टेंट फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी होता है, लेकिन स्टूडेंट, ग्लूकोज हासिल कहाँ से होता है? ग्लूकोज स्टूडेंट, बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं, या कि जो डाइट होती है स्टूडेंट, उस डाइट में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज डिराइव किया जाता है। उन कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज डिराइव्ड होता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी फ्यूल के तौर पर काम करता है। दूसरा इनपुट मटेरियल है हमारे पास ऑक्सीजन। स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाए आगे, स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सेल में? एक सिस्टम के थ्रू होगा, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट, कौन कौन से इनपुट मटेरियल हैं रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। स्टूडेंट, प्राइमरी फ्यूल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज, जो कि बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, और जो डाइट होती है, उस डाइट में मौजूद जो कि हाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज डिराइव किया जाता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी फ्यूल के तौर पर काम करता है। ऑक्सीजन की बात की जाए स्टूडेंट, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कैसे लिया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को ले लिया, लेकिन आगे ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगी सेल्स में? सेल्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, एक सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, जिस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइट रिएक्शंस होते हैं? स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन होती है, वहां पे लाइट एनर्जी यूज की जाती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है, और तोड़ के वो क्या बनाती है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स बनाती है। स्टूडेंट, क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में ये काम होता है। स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकाइड
मेम्ब्रेन में होते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, किसमें? ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स में। स्टूडेंट, जो एनर्जी इस स्टेप में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो स्टेप में जनरेट होती है, वो किसकी प्रोडक्शन में यूज होती है? एटीपी की प्रोडक्शन में यूज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन में यूज होती है, इसके अलावा एनएडीएपीएच की प्रोडक्शन में यूज होती है, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। जो क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। निकोटीन, एमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या होता है? एनएडीपीएच। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन। स्टूडेंट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी स्ट्रोमा में जो एटीपी और एनएडीपीएच होते हैं, ये क्या होते हैं? ये यूज किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की कन्वर्जन के दौरान इनको डिफरेंट किस्म के एंजाइम ड्राइवन रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये जो साइकिल होता है, इसे डायरेक्टली सनलाइट की जरूरत नहीं होती, यही वजह होती है कि इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को कैसे स्प्लिट किया जाता है? ऑक्सीजन और प्रोटॉन में लाइट एनर्जी के थ्रू किया जाता है। स्टूडेंट, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है स्टेप के दौरान, ये एनर्जी यूज होगी एटीपी को जनरेट करने में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जनरेट करने में, और एनएडीपीएच को जनरेट करने में। निकोटीन, अमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए नेम टू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो आप क्या कहेंगे? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 2.2 देके आप क्या लिखेंगे? एनएडीपीएच यानी कि निकोटीन, अमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। केल्विन रिएक्शन, केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। स्टूडेंट, जो एटीपी और एनएडीपीएच फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, वो जो एटीपी और एनएडीपीएच होंगे, वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और इसके दौरान उन्हें डिफरेंट किस्म के एंजाइम ड्राइवन रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा। स्टूडेंट, ये जो साइकिल होता है, ये जो रिएक्शन होता है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं, इन्हें डायरेक्टली सनलाइट की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से इन्हें डार्क रिएक्शन कहा जाता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ये कहाँ आकर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं? पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, और पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। स्टूडेंट, इनिशियल स्टेप क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इनिशियल स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। स्टूडेंट, ये जो स्टेप होता है, ये साइटोप्लाज्म में आकर होता है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लाइको मीन ग्लूकोज इन लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब आपने ये समझ जाना है कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब आया, इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है, और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूल कौन कौन से बनेंगे? पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। स्टूडेंट, इसके नतीजे में एटीपी और एनएडीएच की बहुत ही स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होगी। सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कैसे कहते हैं? स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारे पास, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं। अब ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं, ये क्या करेंगे? ये सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होंगे, जहां पे इन डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, और ये डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करने के बाद क्या जनरेट करेंगे? एटीपी जनरेट करेंगे, एनएडीएच जनरेट करेंगे, और एफएडीएच2 जनरेट करेंगे। एफएडीएच2 क्या होता है? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये लास्ट और फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है
कि यो NaDH2 और FeDH2 हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, ये क्या करेंगे, ये ATC को यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड, इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, इनर साइड पे लोकेट होती है। स्टूडेंट कौन कौन से प्रोसेसेस हैं रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी और NADH को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे ये क्या करेंगे, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होंगे, जहां पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद ATP, NADH और FeDH2 यानी कि फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा स्टूडेंट, ये जो NADH और FeDH2 प्रोड्यूस हुए हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे मौजूद होती है। स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये ATH, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ ATP को प्रोड्यूस करता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन से प्रोसेस के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ ATP को प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक लार्ज अमाउंट ऑफ ATP को प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस के आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है सबसे पहले। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज होता है फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट ये प्राइमरी एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में वो क्या बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। स्टूडेंट जो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट के लिए एक एनर्जी सोर्स के तौर पर सर्व किया जाता है। स्टूडेंट प्राइमरी इन प्रोडक्ट कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज होता है। कौन होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट के लिए एक एनर्जी सोर्स के तौर पर सर्व किया जाता है। ऑक्सीजन होता है दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास। स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में एज अ बाय प्रोडक्ट जब वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है लाइट रिएक्शन के दौरान। अगर स्टूडेंट लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाएगा तो इससे क्या बनेगा, एक तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, कहाँ रिलीज होगी स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। और स्टूडेंट ये एक बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि हमारा प्राइमरी इन प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज होता है। स्टूडेंट व्हाट इज द प्राइमरी इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज इज द प्राइमरी इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, कौन सा बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो स्टूडेंट बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। रेस्पिरेशन के आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, एटीपी की बात की जाए स्टूडेंट प्राइमरी इन प्रोडक्ट कौन सा होता है रेस्पिरेशन का, एटीपी होता है। स्टूडेंट एटीपी सेल एनर्जी करेंसी होती है और द सेल एनर्जी करेंसी को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर की तरफ जा सकते हैं ताकि आपको एटीपी के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि एटीपी है क्या और किस किस्म के सेलुलर रिएक्शन में यूज हो सकती है। स्टूडेंट एटीपी जो प्राइमरी इन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का एटीपी होती है, जो कि एटीपी एक सेल एनर्जी करेंसी होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर रिएक्शन, सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्टूडेंट ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। स्टूडेंट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है और कहाँ पे जाता है, ट्रांसपोर्ट किधर होता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है। और लंग्स में जाके इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि एक्सेलेशन का फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है, एक्सेलेशन का फंक्शन करता है। उसके बाद है वाटर। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन NADH और FeDH ने डोनेट किए हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और स्टूडेंट ये वाटर बाय प्रोडक्ट है किसका,
रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। स्टूडेंट आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं रेस्पिरेशन के? एटीपी है, तो द प्राइमरी इन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज एटीपी व्हिच इज यूज्ड एज द सेल एनर्जी करेंसी व्हिच इज यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस। सेलुलर फंक्शंस के बारे में भी मैंने बताया है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, हमारा कौन सा लेक्चर था, द सेल एनर्जी करेंसी, उसमें मैंने आपको डिटेल से एटीपी के बारे में बताया है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दूसरा आउटपुट प्रोडक्ट। स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि लंग्स में एक्सहेलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर स्टूडेंट, वाटर बाय प्रोडक्ट होता है। वाटर क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है। ये बनता कैसे है? जब NaDH2 और FeDH2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। स्टूडेंट कुछ MCQs आपसे पूछूंगी, आपने उनके आंसर करने हैं। What is the primary end product of cellular respiration? ATP is the primary end product of cellular respiration. What is the waste product released in respiration? Carbon dioxide. Carbon dioxide is the waste product of respiration. What is the byproduct of respiration? Water is the byproduct of respiration. तो ये MCQs याद रखने, ये MCQs important MCQs हैं। समरी देख लेते हैं एक दफा इन दोनों रिएक्शन की। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में करता है। और क्या करता है? एनर्जी और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। स्टूडेंट ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं ग्लूकोज को यूज करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ है। उनकी मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी की जरूरियात होती हैं। वो अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए किसको यूज करते हैं? ग्लूकोज को यूज करते हैं। और ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कहाँ हुआ है? फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ है। और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। किस प्रोसेस के लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो एनर्जी डिफरेंट किस्म के सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।